देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज के नवाबगंज इलाके के बरईहरक गांव में इन दिनों साइकिल पंचर की छोटी सी दुकान चलाने वाले शहजाद अहमद के बेटे आहद अहमद की खूब चर्चा हो रही है। बता दें, जहां आहद अहमद ने अपने गांव का नाम रोशन किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े घर के बेटे होते हैं, जिनके पास सब सुविधा होती है, शायद वे भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर जो आहद अहमद ने कामयाबी हासिल की है। बता दें, शहजाद अहमद के दूसरे नंबर के बेटे आहद अहमद को लोग बधाई दे रहे हैं। चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, सब लोग पूरे गांव के उत्साहित हैं। और ख़ास तौर से वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से, जहां आहद अहमद के पिता शहजाद अहमद, उनकी मां ने भी बात की और आहद अहमद ने अपने परिवार के बारे में बताया। बता दें, आहद अहमद की कामयाबी इसलिए मायने रखती है क्योंकि साइकिल का पंचर बनाकर परिवार का पेट पालने पिता और कपड़े की सिलाई कर मां ने दिन रात कड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया। बाद में दो भाइयों को जहां माँ बाप ने पढ़ाया, तो वे एक भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो दूसरा भाई बैंक में मैनेजर है। जिसके बाद आहद के पीछे भी भाइयों ने खूब मेहनत करी, जिसके बाद आज आहद अहमद को ये कामयाबी मिली है। बता दें, पीसीएस जे में जहां आहद अहमद को 157 रैंक मिली है, जिसके बाद उनका जज में सिलेक्शन हो गया है। आहद अहमद की इस रैंक को पाने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं है। फिलहाल किस तरह से घर में जीवन यापन होता था, किस तरह से परेशानी को देखना पड़ा, इस पर आहद अहमद कहते हैं कि वो दिन वे भूलते नहीं हैं, जो परेशानी का दिन उन्होंने देखा है। कई बार उनके मोटिवेशन भी डाउन हो जाता था कि आगे क्या होगा। ऐसे में किस तरह से परिवार को चलाया उनके पिता और माता ने, और किस तरह से उनकी पढ़ाई में सब ने सहयोग किया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे आहद अहमद का और उनके पिता का और उनकी मां का, इस पूरे मामले पर आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से उनके पिता ने पंचर बनाकर अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है और कितना उनको खुशी है इस पूरे मामले पर। आइए दिखाते हैं आपको। अपनी सफलता का मैं पूरी क्रेडिट अपने परिवार वालों को और भाइयों को और तमाम दोस्तों को और गांव वालों को जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं सब की मेहनत है जो आज सक्सेसफुल हुई है। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, किस तरह की जर्नी रही? जी, फाइनेंशियल पोजीशन तो वीक थी शुरू में, उसके बाद फिर जब भाइयों ने साथ दिया तो वो ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि शायद अगर इन सबका साथ ना होता तो आज ये मुकाम हासिल ना हो पाता। तो आगे किस तरह से अब प्रयागराज को आप देखते हैं, किस तरह से नाम रोशन आप गांव का कर रहे हैं, जिस तरह से आगे क्या होगा आपका मकसद? जब ज्वाइनिंग करने के बाद यही कोशिश रहेगी कि पूरी ईमानदारी से और इंटीग्रिटी से, ऑनेस्टी से अपना काम करूं और ऊपर तक जाऊं, ताकि मेरे गांव का और प्रयागराज का नाम और रोशन हो। परेशानी बहुत थी, बहुत मेहनत हम लोग करते थे, लेकिन सफल हो गए। ये पैसा हमारा सार्थक हो गया, वरना पैसा भी देते रहे, काम भी ना हो तो तकलीफ होती थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो सफल हो गए, हमारी मेहनत वसूल हो गई 40 साल की। किस तरह से आप काम करते थे, कितनी परेशानी होती थी? बहुत परेशानी थी, धूप में बैठकर, गर्मी में, जाड़े में काम करते थे। 2 बज जाए, खाना नहीं, नहाए खाए नहीं, काम ये हुआ इसको कर ले तब करें, इसको कर ले तब करें। किस तरह का काम था आपका? ये साइकिल बनाने की दुकान है, रिपेयरिंग की। तो आपकी पत्नी का आपको कितना सहयोग था? वो भी दिन भर कपड़ा, शाम 9-10 बजे रात तक कपड़ा सिलती थी और हम उधर दुकान करते थे। बच्चे पढ़ने चले गए थे, इनको जस पैसा मिलता तब तक भेजते थे। अब आपको सारे लोग बधाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज 15 दिन से तांता बंधा हुआ है। क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। माशाल्लाह, मैं बहुत खुशी हो रही है कि हमारे तीनों लड़के जो है सक्सेस हो गए, अपनी अपनी जगह पे हो गए, खाने पीने के लायक हो गए, और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। आहत को जो पद मिला है उसके लिए बहुत खुश हैं हम। हर माँ बहनों को अपने कहेंगे कि मेहनत करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये भी कहेंगे। गांव वालों का जो इस तरह से आना लगा हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब पूरे गाँव वाले हमारे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? अफसाना। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अब चार्जशीट फाइल कर दी है। ईडी की टीम ने लखनऊ की कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है। जांच में उसके
खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। शाइस्ता के सहयोगी और करीबियों के विरुद्ध अभी भी विवेचना चल रही है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद रहे अतीक का बयान भी ईडी ने दर्ज किया था। फिर अतीक और शाइस्ता के नाम पर अलग अलग बैंक में खोले गए खाते और अंधावा झूसी स्थित ज़मीन को जब्त किया था। दोनों प्रॉपर्टी करीब 8 करोड़ रुपए से अधिक की थी। अंधावा वाली ज़मीन शाइस्ता के नाम थी, जिस पर कोल्ड स्टोरेज चल रहा था। ऐसे में सूत्रों के अनुसार ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और साथ ही इनके सहयोगी करीबी माफिया बिल्डरों पर अन्यों के ठिकाने पर छापेमारी करते हुए नकदी, दस्तावेज और आभूषण जब्त किया था। अब ईडी ने जांच को आगे बढ़ाते हुए शाइस्ता के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करके अदालत में पेश किया है। बाकी आरोपित के विरुद्ध भी अभी विवेचना और चार्जशीट दाखिल किए जाने की बात कही गई है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भले ही अभी फरार हो, शाइस्ता परवीन पर अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ ईडी ने लखनऊ कोर्ट में जहां चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें, शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है और ऐसे में ईडी के हाथ कई अहम सबूत भी जांच में लगे हैं और ईडी ने जो भी शाइस्ता परवीन पर आरोप लगे हैं जांच में सही पाया है। बता दें, जहां अतीक अहमद से भी गुजरात में ईडी ने पूछताछ की थी, जिसमें करीब अलग अलग खाते अलग अलग बैंकों में शाइस्ता परवीन के नाम पे खुलवाए गए थे और झूसी में जो 8 करोड़ की ज़मीन थी, जिस पे बीते दिनों पीडीए की कार्रवाई भी हुई थी, वो भी शाइस्ता परवीन के नाम थी, जिस पर कोल्ड स्टोरेज चल रहा था। वहीं अतीक के करीबियों पर भी ईडी ने शिकंजा कसा, जिसमें कई अन्य कागजात, आभूषण व अन्य चीज़ भी जब्त किया था। ऐसे में शाइस्ता परवीन के साथ साथ उनके करीबियों की भी जांच प्रचलित है और ईडी लगातार उन पर जांच कर रही है और ऐसे में आगे बड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। करेली के रहने वाले महताब आलम ने मदद की गुहार लगाई है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महताब आलम का कहना है अतीक के गुर्गे अबरार और उसका बेटा इसहाक उसका पैसा नहीं दे रहा। जब पैसे लेने कई बार घर गया तो उसे अशरफ से धमकी पहले दिलाई गई थी और अब जब उसने पुलिस में शिकायत की थी करेली में, तो उसको गुर्गों को पुलिस बुलाती थी और पैसा ले लेती थी, ऐसा उसे लगता है। अब ये गंभीर आरोप महताब आलम ने जो लगाए हैं जाँच का विषय है। इसमें कितनी सच्चाई है तो जाँच के बाद ही स्पष्ट होगा। अबरार अहमद उर्फ इब्बन, इन्होंने मेरा पैसा हड़प लिया है और इनका एक लड़का है इशराक अहमद। ठीक है। जब घर जाते तो उनसे पैसा मांगने तो वो बोलते थे आज दूंगा कल दूंगा। जब ज़्यादा टाइम हो गया तो ये लोग मारपीट पर वो हो गए, घर पर हाथापाई करने लगे अपने घर पर। और फिर इन्होंने एक दिन फ़ोन लगा के कहा ये लो भाई से बात कर लो, भाई अशरफ भाई से बात कर लो। तो उधर से फ़ोन से कोई बोला कि अब पैसा मांगने मत आना वरना मार कर फेंक देंगे और ये हमारे रिश्तेदार हैं, अब यहाँ दोबारा मत आना। कब की घटना है और टोटल कितना पैसा है? भाई मेरा पैसा 8.5 लाख रुपए अभी भी निकल रहा है इनके ऊपर, जो कि इनसे मांगने जाओ तो ये लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, बंदूक निकालने लगते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते। अच्छा, ये जो धमकी आपको फोन पे मिली थी जी, ये कब की घटना है? कितने साल हो गए? ये हो गए होंगे भाई घटने को करीब 5-5 साल, 5-6 साल हो गए होंगे। 5-6 साल हो गए। तो क्या उसके बाद आप डरे सहमे थे, प्रशासन के पास नहीं गए इस डर से? प्रशासन के पास मैं गया, प्रशासन ने आश्वासन दिया, लेकिन हमको ये लगता है कि जब इन लोगों को बुलाया जाता था तो ये लोग कुछ पैसा दे देते थे, मुझे ये लगता है। करेली थाने मैंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन कार्रवाई कुछ हुई नहीं हुई। अब्बास के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों का काफिला लेकर जुलूस निकालने के मामले में दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में अब्बास के खिलाफ मऊ पुलिस द्वारा दर्ज चार्जशीट को रद्द कर दिया है। 2022 में हुई विधानसभा के चुनाव के दौरान आरोप है कि अब्बास अंसारी ने 100 वाहनों से अधिक का काफिला लेकर जुलूस निकाला था, जिस पर 10 मार्च 2022 को एसआई आदर्श श्रीवास्तव ने इस मामले में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी व शाकिर लारी सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 27 जुलाई को याचिका
पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी। अपर महाअधिवक्ता मनीष गोयल ने एफआईआर रद्द करने का विरोध किया। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अब्बास अंसारी की ओर से अदालत में पैरवी की थी। अब कोर्ट ने मामले के तथ्यों को साक्ष्य को देखते हुए चार्जशीट रद्द करने का आदेश दिया। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में मऊ पुलिस की चार्जशीट को रद्द करने का फैसला सुनाया गया। सरयू एक्सप्रेस में महिला पुलिस से दरिंदगी से जुड़ा मामला। पुलिसकर्मी से दरिंदगी मामले में हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान। वहीं महिला पुलिसकर्मी से दरिंदगी मामले में आज फिर कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट में पेश शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय ने रखा पक्ष। पिछली तारीख पर कोर्ट ने जांच कर रही एजेंसियों को किया था तलब। 6 तारीख को शासन ने इस मामले में यूपी एसटीएफ को सौंपी थी जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में जीआरपी के डीवाईएसपी संजीव सिन्हा, इन्वेस्टिगेशन अफसर श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव हुए पेश। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर व जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव के समक्ष पेश होकर केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट 164 का बयान किया पेश। कोर्ट विवेचना की प्रगति से संतुष्ट होने हुए इस मामले की अगली तारीख 9 अक्टूबर लगाई है। वहीं कोर्ट ने 9 अक्टूबर को विवेचना की प्रगति कोर्ट में पुनः पेश करने के लिए भी कहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय आशुतोष संड का, आइए दिखाते हैं। क्या मामला था, क्या हुआ कोर्ट में? आज वो सरयू एक्सप्रेस में महिला आरक्षी के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसकी तिथि नियत थी और उसमें 6 तारीख को शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ को सौंप दिया था और एसटीएफ के डीवाईएसपी श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, डीवाईएसपी जीआरपी श्री संजीव सिन्हा और इन्वेस्टिगेटिंग अफसर एसटीएफ के श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी समस्त प्रपत्रों के साथ माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव के समक्ष बेंच में हाजिर हुए और समस्त पत्रावली, केस डायरी, डॉक्टरी और 164 का बयान का अवलोकन माननीय न्यायालय ने व्यक्तिगत रूप से करने के बाद विवेचना की प्रगति के ऊपर अपनी संतुष्टि करते हुए 9 अक्टूबर को पुनः विवेचना की प्रगति आख्या पेश करने का आदेश किया है। मेरा नाम आशुतोष कुमार संड, शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को 11 बजे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की होगी शुरुआत। पीएम मोदी ओबीसी की 18 कामगार जातियों के उत्थान के लिए इस योजना को करेंगे लॉन्च। इस योजना का लाभ ओबीसी के कुल 140 जातियों को मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से यूपी के 30 लाख लोग लाभान्वित होंगे। भाजपा के कार्यकर्ता मंडल और बूथ स्तर पर इस योजना तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस योजना को एमएसएमई से भी जोड़ा जाएगा। कामगार को परीक्षण के बाद 2 लाख से 10 लाख तक का आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं नवंबर माह में आखिरी हफ्ते में प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ का भी आयोजन होगा। ओबीसी महाकुंभ के जरिए भाजपा ओबीसी समाज के लिए एक मजबूत संदेश देने की कोशिश करेगी। ओबीसी महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण भी शिरकत कर सकते हैं। भाजपा ओबीसी के मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाती है, इस बार कुछ विशेष कार्यक्रम, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं 17 तारीख को 11 बजे। उसी के निमित्त आज बैठक बुलाई गई है। काशी क्षेत्र के सारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। इस सम्मान योजना से हमारे 18 जातियां जो कामगार जातियां हैं ओबीसी की, चाहे कुम्हार हो गए, बढ़ई हो गए, सोनार हो गए, कहार हो गए, दहकार, मतलब जो 18 जातियां कामगार जातियां हैं, उनको एक बड़ा लाभ मिलेगा। 140 जातियों को इस योजना में समाहित किया गया, जो उनको इस योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया गया है। 30 लाख लोगों को इसका पहले ही राउंड में इसका लाभ मिलना है। तो एक बृहद योजना
माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी शुभारंभ कर रहे हैं। इससे ओबीसी समाज का गौरव के साथ साथ जो छोटे छोटे उद्योग, जो छोटे छोटे एमएसएमई के तहत काम करना चाहते हैं, उनको 2 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक इसमें बहुत मिनिमम ब्याज पे इनको दिया जाएगा। इससे ओबीसी समाज का एक बड़ा उत्थान होगा। दूसरा, उसी के साथ आज जो बैठक बुलाई गई है काशी क्षेत्र की, उसमें एक प्रस्तावित नवंबर महीने में एक ओबीसी महाकुंभ प्रयागराज में होना है। उसके लिए आज इस बैठक में चर्चा होगा। जैसे ही हमारे राष्ट्रीय नेता का समय मिलेगा, दिन निश्चित किया जाएगा, फिर आप लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा। हमारे देखिए, ओबीसी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जो समय समय पर, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ओबीसी, क्योंकि 60 सालों में कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, मगर गरीबी तो हटी नहीं, खुद कांग्रेसी धनवान हो गए। मगर जब से हमारी सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, निरंतर ओबीसी समाज के साथ साथ हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। और जो 60 सालों में नहीं हुआ, चाहे ओबीसी कमीशन हो, चाहे 27% नीट की परीक्षा में हो, चाहे सैनिक स्कूल में हो, सारी बड़ी बड़ी योजनाएं ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ने दिया है, उसका भी एक संदेश तो देना ही है। हापुड़ कांड को लेकर अधिवक्ता जहां 15 दिन भी आज हड़ताल पर हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से आह्वान किया गया है कार्यविरत रहने के लिए, और जिसके बाद अब यहां पर सुशील पांडे अनशन पर बैठे हैं 24 घंटे से, और सुशील पांडे की अब तबीयत भी बिगड़ी है। सुशील पांडे की मांग है कि जब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती हापुड़ मामले में, तब तक वे अनशन पर रहेंगे। ऐसे में उनके समर्थन में उनका नेतृत्व अभिषेक शुक्ला कर रहे हैं, और क्या कुछ कहना था आइए दिखाते हैं आपको। हापुड़ में जिस तरीके से हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथियों को, जो अधिवक्ता भाई बहन थे, उनको बर्बरतापूर्वक मारा गया, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ वो उचित कार्रवाई करें, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सोए हुए हैं, या उनको इस बात का दम्भ हो चुका है कि वो सत्ता के शीर्ष बैठे हैं तो अधिवक्ताओं की बातों को नकार देंगे। हम बार बार उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ वो हो कार्रवाई हो। आज इस मंच पर हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आए हुए थे, उन्होंने हम लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से न्याय की आवाज़ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप देख सकते हैं हमारे मित्र सुशील कुमार पांडे इतनी तेज गति में कल सुबह से लगातार यहाँ पर हैं, अब उनको ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, तो वहीं करैली क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से तो लोग परेशान है ही हैं, मगर दूसरी तरफ अगर बिजली में कोई फॉल्ट होती है तो उसका निस्तारण बिजली विभाग के द्वारा तत्काल नहीं होता है। घंटों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और हर थोड़ी देर पर कहीं ना कहीं से फॉल्ट होती है या फिर अघोषित बिजली कटौती होती है, जिससे कि करैली के वार्ड नंबर 99 क्षेत्र में लोगों में आक्रोश भी है और लगातार विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें स्मार्ट सिटी के करैली क्षेत्र में जहां अघोषित बिजली कटौती से हर कोई परेशान है, ऐसे में गर्मी के कारण लोगों का अब जीना भी मुहाल हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके में जहां एक स्कूटी के शोरूम में बैटरी में आग लग गई। बता दें अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके में रामा देवी स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूटी इलेक्ट्रिक के शोरूम में रखी बैटरी में आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जिसकी जानकारी तत्काल अतरसुइया थाना एवं अग्निशमन विभाग को दी गई। इसके बाद मौके पर अग्निशमन दल एक गाड़ी लेकर पहुंचा और आग पर काबू पाया। करीब रात्रि के 10 बजे के करीब आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद तत्काल अतरसुइया पुलिस एवं अग्निशमन दल मिलकर करीब 10:45 पर सूझबूझ का परिचय देते हुए पूरे तरीके से आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हुई, मगर लोगों में दहशत का माहौल था और ऐसे में यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी दिखाई दी। अतरसुइया मीरापुर क्षेत्र का है मामला।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।